इसके अंदर हम लोग ने डायरेक्टरी बनाया था मनीष नाम का। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं यहीं पे स्टार्ट, यहीं पे कर देते हैं। आज बेसिकली जो है हम लोग थोड़ा सा जो है क्योंकि इसके अंदर जो है अब थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये दिख तो रहा है, HTML दिख रहा है, बट एक्चुअली ये HTML नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको देखेंगे और हम लोग कंपोनेंट समझेंगे कि कंपोनेंट क्या है और वो काम कैसे करता है। ठीक है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है ना अगले के और थोड़ा ताकि तुमको भी थोड़ा समय मिले ना स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए और बेसिकली देखो, तो ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। तो लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने ये हमारा app.js फाइल के अंदर ही जो है डायरेक्टली हमने जो है ये h1 टैग लिखा था। ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर हमको अच्छे से पता है। ठीक है कि क्या है। अब है क्या कि देखो यहाँ पे देखो, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जो चीज़ें जो हैं इसमें क्या क्या हो रही है। चलिए, हमको इसको भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी हटा देते हैं और हम अपना खुद का CSS लगाएंगे। अभी देखेंगे लगाएंगे कैसे लगाते हैं। अभी के लिए जो है इस क्लास नेम को भी हटा दो, क्योंकि स्टाइलिंग थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेयर बोन हमारा जो है कंपोनेंट है। क्योंकि कंपोनेंट क्या है, कोई भी जो इसमें रेट में क्या होता है, जैसे कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एवरीथिंग इज ए कंपोनेंट। अगर आप चाहे इमेज बना रहे हो, बटन बना रहे हो, तो इंटरनली वो भी कंपोनेंट ही ट्रीट होता है। और आप चाहे तो उसको कोई पैराग्राफ टैग को जो है हम जो CSS लिखते हैं, तो आप अगर चाहते हो कि अपना एक कस्टमाइज करना है पूरे पी टैग को, तो हम उसका भी एक कंपोनेंट बना सकते हैं और अभी हम देख भी लेंगे, बना करके हम लोग उसको कर सकते हैं। तो इस कंपोनेंट में जो है, जो बेसिकली जो कंपोनेंट जो है दो तरह के हैं। ठीक है, एक हमारा जो है होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट और दूसरा होता है कि फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। तो ये हम लोग जो देख रहे हैं वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है। और हम लोग फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही पढ़ेंगे, क्योंकि रीज़न बीइंग उसका ये है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स जो है वो तुम्हारा रेक्ट में जब हुक्स के आने के, जो हुक्स एक आगे एडवांस टॉपिक है, जब देख चलेंगे तो हम लोग कवर करेंगे। तो हुक्स के आने के पहले जो क्या होता था कि हम लोग जो है तुमको सिंगल पेज एप्लीकेशन, मतलब उसके अंदर जो है तुम्हारा एक फीचर और तुम्हारा जो है एक इफेक्ट हम नहीं दे पाते थे। जैसे कि कोई टेक्स्ट चेंज हुआ या कोई तुम्हारा वैल्यू इनपुट में, तुम यूज़र इनपुट में कोई वैल्यू डाल रहे हो, यूज़र इनपुट कर रहा है और साथ के साथ तुम्हारा कोई चीज़ अपडेट हो जा रही है, तो वो सारा चीज़ें हम नहीं कर पाते थे। वो एक लिमिटेशन था। बट मेरे ख्याल में शायद रिएक्ट 16 में जो है इन्होंने, अगर हम गलत नहीं है तो रिएक्ट 16 में जो है इन्होंने जो है हुक्स को इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद से जो है चीज़ें जो है वो काफ़ी आसान हो गई। और नहीं तो पहले क्या होता था कि एक, मतलब क्लास और जो भी तुम कंपोनेंट जैसे क्लिक से बटन बना रहे हो, तो इस तरह से कुछ हमारा जो है वो चलता था। और इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते थे कि गेट माउंट वगैरह 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 वो, तो वो थोड़ा सा काफ़ी लेंदी हो जाता था। तो हम लोग तुमको इसका हम ओवरव्यू बाद में दे देंगे, लेकिन पहले जो है कि हम लोग कम से कम इतनी नॉलेज तुमको हो जाए कि ताकि जो 1 महीने के अंदर जो है तुम भी जॉब के लिए रेडी हो जाओ। तो इसलिए हम लोग उसका ओवरव्यू तुमको हम बाद में दे देंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट का। बट मोटे मोटे तो समझ लो कि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। मतलब देखो, एक क्लास तुमने बनाया, पहला क्लास बनाने के बाद आपको जो भी है एक रेंडर मेथड अलग होता था, जो कि इसका काम होता था कि एक स्ट्रक्चर उसका बना ही देते हैं, बल्कि एक रेंडर मेथड होता था जिसमें कि हम रेंडरिंग करते थे। ये जो देख रहे हो ना, इतना वन लाइनर जो हो गया, वन लाइन में, लिटरली वन लाइन में, और पे देखेंगे कि वन लाइन में कैसे कर सकते हैं। तो इसको इतना करने के लिए इस रेंडर मेथड के फंक्शन के अंदर हमको ये सारा चीज़ लिखना पड़ता था। फिर डेड माउंट, ये एक मेथड हुआ, मतलब सारा चीज़ तुमको मेथड के थ्रू करना होता था और थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स होता था काम करना उसके ऊपर में। तो आज के तारीख में, बल्कि पता नहीं, मेरे को याद नहीं कि डॉक्यूमेंट जो रेट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर में क्लास वाला है कि नहीं है। अगर होगा भी तो लिटरली यही मान लो कि कोई उसको यूज़ नहीं करता है आज की डेट में। तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज़ ओनली द फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स। तो इसलिए हम लोग
इसको तो जो आउटराइटली जो है इस वाले चीज़ को अभी हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है ना, हम लोग देखेंगे ही नहीं इसको। तो फंक्शन में क्या है कि जस्ट लाइक ए रेगुलर फंक्शन होता है, जैसे कोई फंक्शन होता है तो यहाँ पे फंक्शन हुआ, इस फंक्शन का एक नाम हुआ, जैसे कि हम नॉर्मल एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाते हैं तो ये नाम हुआ। इसके बाद जो है तुम्हारा पैरेंथेसिस हुआ और यहाँ कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो है क्या, जो रिटर्न स्टेटमेंट जो है तुम्हारा, इसमें जो तुम रिटर्न के अंदर जो चीज़ें लिखोगे वो चीज़ें जो हैं हमारी जो है तुम्हारी हाँ ब्राउज़र पे तुम्हारा ये चीज़ जो है रेंडर होती है, दिखती है, ठीक है। अब एक कंपोनेंट का जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो जो कि तुम भी समझ लो कि कंपोनेंट के जो स्टेजेस होते हैं, पहला होता है कि हमारा कंपोनेंट जिसको बोला जाता है कि माउंट होना, ठीक है। ये कंपोनेंट का फर्स्ट स्टेप होता है माउंट, दूसरा होता है अपडेट, और तीसरा जो है इसका लाइफ साइकिल बता रहे हैं, तीसरा जो होता है वो होता है कि अनमाउंट, ठीक है। तो बेसिकली जो भी कंपोनेंट होता है, चाहे तुम कस्टम कंपोनेंट बनाओ अपना या फिर कुछ भी बनाओ, बेसिकली उसमें यही तीन उसके जो है लाइफ साइकिल होते हैं। जैसे कि आदमी का लाइफ साइकिल होता है ना, आदमी बच्चा जो है जन्म लेता है, अपना बड़ा होता है, फिर जो है मर जाता है। तो वैसे ही कंपोनेंट का जो है, मतलब मर जाना ही गलत वर्ड है, मतलब एक हर चीज़ का एक लाइफ होता है ना, लाइफ साइकिल कैसे वो चलता है। तो सबसे पहले जो है कोई भी कंपोनेंट जो है वो तुम्हारा माउंट होता है, तो माउंट होने में क्या, माउंट होने के टाइम में क्या होता है, माउंट होने के टाइम पे ये जो तुम्हारा वर्चुअल डोम जो होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे वी डोम, ठीक है। ये वर्चुअल डोम जो है, इस वर्चुअल डोम में जब ये माउंट होता है तो माउंट होने के बाद जो है ये यहाँ पे अटैच होता है, जहाँ पे कोड में जहाँ पे भी उसकी जो लिखा रहेगा वैसे जो है ये अटैच होगा। माउंट पे, माउंट होने पे ये होता है वर्चुअल डोम में। अपडेट होने पे क्या होता है कि तुम्हारा ये कंपोनेंट जिस कंपोनेंट में अपडेट हुआ है, ठीक है ना, तो वो कंपोनेंट में उस जगह पे जा करके वो उसको जो है री रेंडर बोलते हैं, वो कंपोनेंट को री रेंडर करना बोलते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है कि कंपोनेंट को रेंडर, माउंट होने के टाइम पे वो कंपोनेंट हमारा रेंडर होता है, और जब कभी कोई चेंज होगा कंपोनेंट में, स्टेट के थ्रू होता है, तो जब चेंज होता है तो वो तुम्हारा वो कंपोनेंट हमारा जो है री रेंडर होता है। तो री रेंडरिंग का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो कि तुम्हारा ये कंपोनेंट हमारा जो है माउंट होने के टाइम पे ये वर्चुअल डोम में अटैच हुआ था, तो जब ये अपडेट होगा तो ये वाला चीज़ जो है दोबारा से जो है एज इफ की, जैसे कि हम F5 दबाते हैं ना तो पेज हमारा रिफ्रेश होता है, तो एज इफ की वैसे ही जो है यहाँ से पहले इसको जो है ये चीज़ जो है तुम्हारी जो है वो इसको वर्चुअल डोम से पहले डिलीट होगा, डिलीट होने के बाद जो है फिर से जो यहाँ पर जो रीअटैच होता है, ठीक है। अब आते हैं कि अनअमाउंट। अनअमाउंट जो है सिंपल, जैसे कि नॉर्मल जो चीज़ें होती है, अनअमाउंट का कहने का मतलब जो काम भी, अन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ किया गया उसे उलट देना। तो अनअमाउंट स्टेज में क्या होता है तुम्हारा कि ये कंपोनेंट जो है, इस कंपोनेंट को हम जो है रेट को बोलते हैं कि भैया हमको अब ये कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है, तो तुम इस कंपोनेंट को अपने वर्चुअल डोम में से ड्रॉप कर दो। तो ये फिर फाइनली जो है ये तुम्हारा इसमें से ड्रॉप कर दिया जाता है। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो इस पेज पे आकर के तुम्हारा ये होता है, यहाँ इस कंपोनेंट को बोलेगा कि इस कंपोनेंट को तुम डिलीट कर दो अपने वर्चुअल डोम में से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है सारी चीज़ों को, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरत क्यों आती है, क्योंकि एक चीज़ सोचो, सोच करके लॉजिकली सोच करके देखो, क्योंकि हमारा जो पूरा का रिएक्ट एप्लीकेशन जो है ना वो होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं SPA, स्पा। इसका होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसमें ये हम लोग पिछले 2 सेशन में हम लोग देख चुके हैं कि तुम्हारा ये डोम क्या होता है, वर्चुअल डोम क्या होता है। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारा जो है ये चीज़ें जो है तुम मल्टीपल पेजेस जाओगे, अभी तो ठीक है तुमको सिर्फ एक ही कंपोनेंट हमको हम यूज़ कर रहे हैं तो लग रहा है कि इतना छोटा सा ही तो है, लेकिन जब हमारी हमारी पूरी की पूरी एक लार्ज एप्लीकेशन, एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन जब बनती है,
तो वहाँ पे क्या हो कि वर्चुअल डोम से अब किसी को भी जो है तुम्हारे लिए 500 ग्राम का वजन उठाना आसान है ना, और 5 केजी का वजन उठाना मुश्किल है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए जो हम उसको जो है मैनेज करने के लिए कि ताकि हमारा जो है मोस्ट ऑफ द मतलब वी कैन एक्सट्रैक्ट बेस्ट ऑफ रिएक्ट। अगर ध्यान अगर नहीं दिया तरीके से एफिशिएंसी के ऊपर में, तो जो रिएक्ट का जो बेस्ट पर्पस जो है, जिस चीज़ के लिए बनाया गया था इसको, एफिशिएंसी, यूज़र को और रिएक्ट को का एप्लीकेशन का पर्पस क्या था? आपने एक एप्लीकेशन बनाया, इस एप्लीकेशन को आप जहाँ मर्जी वहाँ यूज़ कर लो। आप मोबाइल पे यूज़ कर लो, आप उसका टैब बना दो, आप उसका स्मार्ट वॉच में यूज़ कर दो, आप उसको टीवी में बना दो, ठीक है ना? कि टीवी पे रेंडर हो, जो लार्ज डिवाइस पे, और वो उतना वो स्मूथली रेंडर करता रहे। बनाया इसीलिए गया था, लेकिन ये बनाने के लिए इट शुड बी द लाइट वेट। क्योंकि अब अगर मान लो कि आप जो आजकल जो स्मार्ट वॉच आती है, हालांकि ठीक है वो तुम्हारा एंड्रॉयड बेस्ड होता है तो रिएक्ट नेटिव यूज होता है, बट रिएक्ट नेटिव के कोर में भी तो रिएक्ट ही है ना। तो वो जब हम तुम अगर मेरी वीडियोस देखे होगे जो रिएक्ट नेटिव का जो कोड का जो हम मतलब जो यूट्यूब पे जो डाले हैं, तो उसमें देखे होगे कि अरे होता तो वहाँ पे तो रिएक्ट ही यूज होता है ना, और कुछ थोड़ी यूज होता है। ठीक है, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है करने का, लेकिन कोर में रिएक्ट ही है। तो अब अगर जो है कि अब हम अगर स्मार्ट वॉच के लिए बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, और वहाँ पे तुम्हारे एप्लीकेशन का साइज ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, बढ़ गया, एमबी में चला गया, तो फिर तो वो मतलब सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए क्या होता है कि हम जो है माउंटिंग का मतलब हो गया कि जैसे ही तुम्हारा जब ये वी डोम में अटैच होगा, तो वो हमारा माउंटिंग का स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस माउंटिंग स्टेज पे हम हो सकता है कि हम कुछ स्पेसिफिक काम कराना चाहते हो, कोई एपीआई कॉल करनी चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो वो सब जो है वो यूज इफेक्ट हुक आता है। हुक अलग अलग हुक्स मिले हुए हैं जो कि उन्होंने बना के दिया है, उस हुक्स के थ्रू हम जो है उसको जो है मैनिपुलेट करते हैं। अपडेट भी देख लिए, वो भी स्टेट के थ्रू अपडेट होता है, नॉर्मली स्टेट के थ्रू करते हैं। कुछ और भी तरीके हैं जहाँ से कि हम करते हैं। अनमाउंटिंग भी हम लोग समझ ले कि पर्पस क्यों है। अब अनमाउंटिंग का एक देखो, इंटरव्यू में हम जो लेते हैं ये क्वेश्चन हम ज़्यादा इम्फेसिस के साथ पूछते हैं कि वाई डू वी नीड टू अनमाउंट अ कंपोनेंट, क्योंकि हम लोग बहुत सिंपल ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लिखने के लिए ये लिख तो सकते ही हैं कि इफ लेट्स से कि इफ नेम नॉट इक्वल टू लेट्स से मनीष, लिखने के लिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं लिख सकते। तो तब जो है, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेम इज नॉट इक्वल टू मनीष, तो हम लिख सकते हैं कि कोई और कंपोनेंट को यूज़ कर लो, कॉन्ट मान लो कि नीरज को यूज़ कर लो, और नहीं तो एल्स में लिख सकते हैं हम लोग, नहीं तो मनीष के कंपोनेंट को यूज़ करो। ऐसा लिखने के लिए तो लिख ही सकते हैं ना। लेकिन एक्चुअली ऐसे अगर इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो बेसिकली ये स्टेटमेंट जो हमने जो लिखा, इस स्टेटमेंट के बाद एक बार अगर नीरज नाम का कंपोनेंट अगर अटैच हो चुका है, तो वो कंपोनेंट हमारा डोम के अंदर ही रहेगा और अननेसेसरी वो स्पेस लेता रहेगा। एक्चुअली इसकी अनमाउंटिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ती है कि जब आप जो है सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज़ किए हुए हो, सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल का। तो एक बार इंटरवल अगर अटैच अगर हो गया है डोम में, तो भले ही आप उस पेज पे नहीं हो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आओ, मान लो कि आप यहाँ पे आओ, हम लोग जो हमारा हमारा क्योंकि यही एप्लीकेशन तुम्हारा रनिंग है, इस पे अगर आते हो, जितने भी पेजेस पे तुम विजिट कर लो, जितनी मर्जी उतनी पेजेस पे विजिट कर लो, एक बार जो तुम्हारा इंटरवल वाला जो टाइमर वगैरह जो होता है ना, वो डोम के अंदर ही रहता है। और अगर तुमने उसको तरीके से हैंडल नहीं किया, तो इवेंचुअली वो तुम्हारा मेमोरी को कंज्यूम करता रहेगा, करते करते वो तुम्हारा एक्चुअली तुम्हारा एप्लीकेशन तुम्हारा स्लो ही करेगा। देखिए डोम में पड़ा हुआ है ना, वो पड़ा हुआ है तो बार बार वेरिएबल बन रही है हर हर इंटरवल के जो भी तुमने इंटरवल सेट किया है। जैसे कि मान लो कि तुमने एक ग्रीट करने का दिया था, इंटरवल दिया कि कोई फंक्शन बनाया कि जो यहाँ पर कि जो है हर तुम्हारा जो 1 मिनट के आगे जो बोल रहा है कि आर यू स्टिल देयर,
बहुत जगह एप्लीकेशन में देखा होगा ना कि लिखा होता है आर यू स्टिल देयर, आर यू स्टिल देयर, तो वो एक टाइमर चलता रहता है जो कि इंटरवल पे करता रहता है। तो अगर तुमने उसको जो है अनमाउंट नहीं किया एक्सप्लिसिटली, तो भले ही जो है यूज़र जो है उस पेज पे रहे ना रहे, कहीं भी चला जाए, बट वो उसके अंदर ही है, और ये वर्चुअल डोम के अंदर ही है, और अल्टीमेटली जो है तुम्हारा वो ब्राउज़र ही क्रैश करेगा। क्योंकि अगर तुमने उस या तो यूज़र ब्राउज़र को क्लोज कर दे, बंद कर दे, और नहीं तो अल्टीमेटली तुम्हारे टाइम आएगा कि तुम्हारे हीप के अंदर से मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, सारा तुम्हारा मेमोरी कंज्यूम, रैम का मेमोरी कंज्यूम हो जाएगा, और तुम्हारे एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगा, और अल्टीमेटली तुम्हारे एप्लीकेशन का जो एफिशिएंसी वो तुम्हारी ख़त्म कर होगी, मतलब कम होएगी। ठीक है, इसलिए जो इस चीज़ को जो है कॉन्सेप्ट को मनीष हम तुमको बोलेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से इसको समझ लेना, क्योंकि हम जो इंटरव्यू लेते हैं तो हम तो भैया ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं, और बहुत सारे लोगों ने जो है इसका आंसर जो है हमको तरीके से नहीं किया है, इसका नहीं कर पाए। अनमाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कोई भी एक अच्छा जो इंटरव्यूअर जो है ये क्वेश्चन तुमसे वो ज़रूर पूछेगा। तो ये एक इंटरव्यू रेडी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर हो। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है?